देखिए, मैं व्हिसिल मैन के रूप में स्वच्छ राजनीति करने के लिए आया था। तो मैं चाहता था कि लोग जो हैं वो जानें कि राजनीति स्वच्छ कैसे होती है। तो मैं लोगों को जगाने के लिए एक माध्यम रखा और उसके माध्यम से मैंने सीटी बजाना चाहा। जिस प्रकार से कचरा साफ करने वाला जो आता है कचरा उठवाने के लिए हमारे घरों से और कचरे को उठा कर के सीटी बजाता है और कचरे को उठा कर के ले जाता है और गंदगी को हमारी साफ करता है। उसी प्रकार से राजनीतिक गंदगी को साफ करने के लिए मैंने सीटी बजाया है और राजनीतिक गंदगी को साफ करके रहूँगा। आप आप ये बताइए कि राजनीतिक में 2 जगह से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? देखिए, जब बड़े-बड़े नेता लोग 2-2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, तो मैं एक नागरिक को भी उतना ही अधिकार संविधान ने दिया है और उसके बाद से मुझे लगा कि अब तो लोकतंत्र खतरे में है और आगे चल कर के चुनाव होंगे नहीं। क्योंकि मैं विधानसभा और महापौर का चुनाव लड़ चुका था, तो मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहता था और लोकसभा में मैं मुद्दा देना चाहता था जनता को। मेरा ये कहना है कि जो कल आपने रैली निकाला, उसमें थाली पीटा, पब्लिक से थाली पिटवाया और लोगों के पास जा जाकर कटोरा लेके भीख भी माँगा, ऐसा क्यों किया? देखिए, जब थाली पीट करके, ताली पीट करके और टार्च जला करके कोरोना से विजय हासिल की जा सकती है, तो मैं भी सोचा कि क्यों ना इस चुनाव में संसाधन की कमी है, ढोल तमाशा लगा नहीं सकता हूँ, तो थाली पीट करके मैं भी इस चुनाव को विजय हासिल कर सकूँ। और उसके बाद से मेरा जो दोना में चंदा देने की बात है, तो मैं लोगों के पास में गया, 1 वोट और 1 नोट की अपील किया और मैंने लोगों से भीख माँगा क्योंकि मेरे पास में बड़े-बड़े उद्योगपति तो हैं नहीं जिनसे मैं चंदा ले सकूँ और उन्हें कोई धंधा दे सकूँ। इसलिए मैं चंदा पब्लिक से लिया, मतदाताओं से लिया और वोट की भी अपील किया। मेरा पूछना कारण ये है कि जैसे मोदी जी ने थाली पिटवाया कोरोना काल के समय, कोरोना को भगाने के लिए, तो क्या आपका उद्देश्य यही है कि मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र कहीं न कहीं खतरे में मुझे नज़र आती है। आरक्षण जो है वो समाप्ति की ओर नज़र आती है। मैं देख रहा हूँ कि सब चीज़ जब प्राइवेटीकरण हो जा रहा है, तो आरक्षण का मतलब ही कहाँ रह गया। आरक्षण सिर्फ़ शिक्षा में मिलता है और नौकरियों में मिलता है। लेकिन नौकरियाँ जो हैं, वो प्राइवेटीकरण होने के कारण से अब वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है और जो शिक्षा जो है वो प्राइवेट जो लोग हैं, वो स्कूल खोलते जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजें खुलते जा रही हैं, तो वो गवर्नमेंट जो है उसका स्तर नीचा होते जा रहा है। तो धीरे-धीरे मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेटीकरण की ओर ये भारत देश बढ़ रहा है, जिस कारण से आरक्षण जो है वो समाप्त होता नज़र आ रहा है। अगर सरकारी नौकरियाँ नहीं रहेंगी, सरकारी स्कूलें, कॉलेजें नहीं रहेंगी, तो आरक्षण कहाँ मिलेगा? जैसा कि मुझे जानकारी है कि पहले आपने आम आदमी पार्टी में रहा और फिर वहाँ से आपने बदल कर कांग्रेस में फिर गया। उससे पहले फिर कांग्रेस में थे, फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। ऐसा करने से क्या आप लोगों का निदान कर सकते हैं क्या?
देखिए, अच्छा व्यक्ति अगर होगा राजनीति में तो सुचिता आएगी और राजनीतिक में सुचिता लाने के लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। कोई अच्छा व्यक्ति किसी भी पार्टी में रह सकता है। मुझे बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, सुषमा स्वराज जैसे लोग पसंद हैं। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जैसे लोग, मनीष सिसोदिया जैसे लोग पसंद है। कांग्रेस में मुझे लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, इंदिरा गांधी जैसे लोग पसंद थे। नेहरू जैसे लोग पसंद थे जिन्होंने भिलाई में स्टील प्लांट की स्थापना की। तो व्यक्ति अगर अच्छा है तो राजनीति अच्छी हो सकती है, किसी भी पार्टी में रहे। मैं मूलतः कांग्रेसी था और मेरी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, मेरी फैमिली की विचारधारा थी, इसलिए मुझ में आई और मुझे जब लगा कि नहीं ये विचारधारा से अच्छी एक विचारधारा आम आदमी पार्टी आई है और उसकी विचारधारा अच्छी है, तो मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी जो विधानसभा नहीं लड़ रही थी, लोकसभा नहीं लड़ रही है और उसके बाद से पहले पार्षद चुनाव नहीं लड़ रही है, तो मैं सोचा जब राजनीतिक पार्टी में हूँ और वो चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो उस पार्टी में क्यों रहूँ? इसलिए मैंने घर वापसी कांग्रेस में कर लिया। लेकिन मुझे घर वापसी करने के बाद से एक आज़ादी जो है पार्टी में रहने के बाद से मुझे प्रखरता से बोलने की जो आज़ादी थी, गलत को गलत बोलने की आज़ादी थी, सही को सही बोलने की आज़ादी थी, उसमें कहीं कमी नज़र आती थी, इसलिए मैंने निर्दलीय अपने आप को रखना पसंद किया। तो आपका क्या का अब आगे क्या स्टेप है? देखिए, मेरा स्टेप तो ये है कि मैं बेरोज़गार की टोपी लगा कर के निकला हूँ लोकसभा चुनाव लड़ने को और ये बेरोज़गार की टोपी जो है वो नेताओं पे तमाचा है, क्योंकि जब भारत देश में केंद्र सरकार की 30 लाख वैकेंसियाँ जो हैं, वो खाली रह जाती हैं, करोड़ों वैकेंसियाँ जो राज्य सरकार की है, वो खाली रह जाती है, क्योंकि सरकारी नौकरी ना दिया जाए, प्राइवेटीकरण रखा जाए और प्राइवेटीकरण रखने के बाद से उन ठेकेदारों से और उन कंपनी वालों से उसका कमीशन लिया जाए, अपना घर भरा जाए और इस देश को कंगाल करने में सहयोग किया जाए। ऐसी नियत वाले लोग अगर सरकार में रहेंगे तो उनको हटाने के लिए, उनको भगाने के लिए, उनसे पकौड़ा तलवाने के लिए मैंने बेरोज़गार की टोपी लगा कर के बेरोज़गार भाइयों का समर्थन चाहा है। अगर मैं जीत गया तो फिर उसके बाद से उन बेरोज़गार भाइयों की हक की लड़ाई संसद में गूंजेगी, बिल्कुल गूंजेगी और इन नेताओं को हार करके सबक सीखना होगा और उन्हें पकोड़े तलने होंगे। ऐसा कारण क्या है कि 2014 के पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी और 14 के बाद बेरोजगारी आई, ऐसा आपका कहना है? देखिए, मैं जो 10 साल मेरे हैं जीवन के, मैं आज 40 साल का हो गया, 30 साल से मैं 20 साल से मैं प्रयासरत था और प्रयासरत इस समय में मैं 10 साल अपना बहुमूल्य समय गँवाया हूँ और उस 10 साल में मुझे नौकरी का प्रयास करता रहा, लेकिन कहीं लग नहीं पाई, वैकेंसियाँ नहीं निकली और इस कारण से आज मैं 40 साल का हो गया। अब मैं नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, तो मैं जनता के द्वार में गया हूँ। अब जनता से मैं नौकरी चाहूँगा कि मुझे सांसद बना कर के वो नौकरी दे और नौकरी के माध्यम से मैं भी 5 साल तक के मैं जनता का सेवा कर सकूँ और ज़िंदगी भर का पेंशन ले सकूँ और मुझे एक नौकरी के बराबर लोग अब क्योंकि जनता जो है वो नौकरी नेताओं को देती है और जब जनता को नौकरी लेनी होती है, तो वो नेता लोग उनको नौकरी देने में अक्षम हैं। अब तो 7 तारीख आ गया है, अब जनता से लोग को क्या कहना चाहते मैं जनता से अपील करूँगा कि नफ़रत की जो लड़ाई चल रही है भारत देश में, उस नफ़रत की लड़ाई को समाप्त करें और अच्छी राजनीति करने वाले, सच्ची राजनीति करने वाले मेरे जैसे साथियों का सहयोग करें और सीटी छाप में बटन दबाकर मुझे बहुमत से जिताएँ। हैं? चलते-चलते मैं एक बात ये भी पूछना चाहता हूँ, सभी राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद सब भ्रष्ट हो जाता है। तो क्या आप भी राजनीतिक क्षेत्र इसलिए चुनाव कर रहे हैं कि आप भी भ्रष्ट नेता बनने के लिए लड़ाई करना चाह रहे हैं? तो फिर आपको शायद ऐसा पता नहीं है कि इस देश में ऐसे-ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके घर एक कमरे के भी हुआ करते थे और वो लोग भी राजनीति में हुआ करते थे, अपनी पूरी संपत्तियाँ दान कर दिया करते थे, अपनी पूरी जेवरें दान कर दिया करते थे, अपनी पूरे घर-द्वार को दान कर दिया जाते थे। ऐसे भी समाज सेवक लोग राजनीति में आए हैं और देश का उत्थान किए हैं, देश को बढ़ाने में आगे बहुत बहुमूल्य समय दिए हैं। कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट नहीं बनना चाहता। भ्रष्ट इसलिए बनता है क्योंकि उसकी आवश्यकताएँ बढ़ जाती है। जब बच्चों को पढ़ाई
करवाना होता है, उसको पढ़ाने के लिए पैसे की चिंता हो जाती है, उनको इलाज करवाना होता है घर वालों को, तो उस इलाज करवाने के लिए चिंता हो जाती है। अगर शिक्षा और चिकित्सा को फ्री कर दिया जाए और एक घर में एक नौकरी दे दी जाए, तो कोई भी आदमी चोर नहीं बनना चाहेगा, कोई भी आदमी भ्रष्ट नहीं बनना चाहेगा। और इसी मुद्दों को लेकर के, महँगाई के मुद्दों को लेकर के, रोज़गार के मुद्दों को लेकर के, सिलेंडर के मुद्दों को लेकर के, पेट्रोल के डीज़ल के मुद्दों को लेकर के मैं इस चुनावी मैदान में कूद पड़ा हूँ और जन समर्थन मुझे बहुत मिल रहा है। हज़ारों की तादाद में आज मेरे साथ में लोग रैली में थे और आगे चल कर के मुझे चुनाव में विजयश्री मिलने वाली है। मैं लाखों वोटों से जीतने वाला हूँ। मेरे 400 पार होने वाले हैं। 400 पार उनके ना हो जो लोग 400 पार कर रहे हैं, लेकिन मैं 400 पार करने वाला हूँ।